माँ जी, मुझे लगता है अब हमें देवर जी की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। अब तो उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है और उसकी नौकरी भी लग चुकी है। अब हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मैं कल ही माधवी से बात करती हूँ। जैसे उसने हमें तुझ जैसी सुंदर बहू ढूंढ कर दी है, वैसे ही मेरे छोटे बेटे के लिए भी ढूंढ कर देगी। ओफो मम्मी जी, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी छोटी बहन रोशनी को तो जानते ही हो, वो पढ़ी लिखी भी है और खूबसूरत मॉडर्न भी। अरे हाँ, वो तो कुछ समय पहले मॉडलिंग भी कर रही थी ना। वो तो मुझे बहुत पसंद है। वो काफी मॉडर्न और स्टाइलिश भी है। अरे वाह, आपको पता है रोशनी को भी प्रांजल बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चल बहू, अब हमें किटी पार्टी के लिए भी तैयार होना है, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और हाँ, तुम अपनी वो मॉडर्न और स्टाइलिश मिडी पहन लेना। सरोज तुम्हें देखेगी ना तो बहुत चलेगी। अच्छा ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद दोनों सास बहू तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकलने लगती है। लेकिन रमोला जैसे ही गेट खोलती है, वैसे ही छोटा बेटा प्रांजल एक लड़की का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और उसके साथ एक गंवार सी लड़की गले में वरमाला डालकर खड़ी होती है। प्रांजल तुम, और ये लड़की कौन है? सासू माई, हम तो हाथ छोट बहुरिया हैं। व्हाट? प्रांजल, ये क्या बकवास कर रही है? यस मॉम, ये ठीक कह रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ मसूरी गया था, वहीं मुझे एक ढाबे पर कजरी मिली और इसकी बातें सुनते सुनते मुझे इससे प्यार हो गया और मैंने इससे वहीं शादी कर ली। ये तू क्या कह रहा है? तू इस गवार को मेरी बहू बनाकर ले आया? तुमने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी देवर जी। रमोला और गुंजन समझ गए थे कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वो दिन बीत जाता है। फिर अगली सुबह गुंजन खांसते हुए अपने कमरे से आती है। ओह गॉड, ये सारे घर में धुआं धुआं कैसे हो गया? माँ जी, माँ जी। अरे बहू, ये सारे घर में धुआं कहीं ऐसा तो नहीं अपनी रसोई में आग लग गई है? चलो जल्दी से चलकर देखते हैं, इससे पहले कि आग ज्यादा बढ़ जाए। वो दोनों जल्दी से रसोई की तरफ जाती हैं, जहां कजरी जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। हे भगवान, ये इस गवार ने क्या कर दिया? अरे ओ गवार, ये क्या कर रही है तू? हमारी पहली रसोई की रस्म है ना सासू माई, तो अपना हाथ से आप लोगन के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनावत रही। अरे बेवकूफ, इतना बड़ा गैस तुझे दिखाई नहीं दिया क्या जो चूल्हे पर बैठ गई बनाने? हमको ना आवत है इस शहरी रसोई में खाना बनाने, इसलिए आंगन से मिट्टी लाकर हम ही चूल्हा बनाकर तैयार कर दिए। और जो इस चूल्हा के खाने में मजा आवत है ना, वो आपके गैस में नहीं। ओह गॉड, ये किस गवार को ले आया मेरा बेटा ब्याह कर? ऐसे तो ये पूरे घर का नाश कर देगी। ऐसे समय बीतता है। रमोला और गुंजन बहुत कोशिश करते हैं उसे शहरी तौर तरीके सिखाने की, लेकिन कजरी तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। वो तो हमेशा अपने देसी जुगाड़ को ही बेहतरीन मानती थी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इन बर्तनों को आंगन में क्यों धो रही हो? हमको वो क्या कहते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं होता है उस सिंक में बर्तन धोकर, इसीलिए हम यहाँ आंगन में ही धोएंगे। पता है गांव में भी हम ऐसे ही धोते थे। अरे तो ये तेरा गांव नहीं है, देख तो जरा आसपास के लोग कैसे मजाक बना रहे हैं हमारा। अरे सासू माई, आप वो गाना नहीं सुना का? लोगों का काम है कहना, ये हमारा घर है और हम अपना घर में जो मर्जी करें, इस सबसे केहू का क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ महीने बाद दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे एक साथ ये खुशखबरी सुना दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, अब से तुम दोनों को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों के लिए एक एक मेड रख दी है, अब से वही सारा काम करेंगी तुम्हारा। अरे नहीं माँ जी, ये सब की कोनो जरूरत नहीं है। हम गांव के मिट्टी में पले बढ़े हैं, हम अपना काम खुदे कर सकते हैं, हमको कोनो काम वाली की जरूरत नहीं है। अब जहाँ गुंजन आराम से बेड पर रेस्ट लेती है और अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें खाती है, तो वहीं कजरी घर के कामकाज में लगी रहती। कजरी, कब से तू घर के काम में लगी है, अब आराम कर ले। और ये ले, ये तेरे लिए फल लाई हूँ, खा ले। अरे नहीं सासू माई, हमको ये फल वल नहीं खाना। हमको तो गट्टे की सब्जी खाने का मन कर रहा है जो कल रात हमने बनाई थी, वो थोड़ी सी बची है, हम उसी में 3 रोटी खा लेंगे। ये फल तो आप खाओ, आपको इसका ज्यादा जरूरत है। हमने बचपन में खूब घी मक्खन खाया है, हमरे अंदर खूब ताकत है, आप खाओ। इसी तरह कजरी वही करती जो उसे ठीक लगता। ऐसे उनके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और अब उनकी डिलीवरी का वक्त आ जाता है। देखिए, आपकी बड़ी बहू की डिलीवरी तो बहुत ही आसानी से हो गई, लेकिन छोटी बहू की डिलीवरी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। लगता है प्रेगनेंसी में उन्होंने खूब काम किया है। फिर जैसे तैसे वो कजरी की डिलीवरी भी कर देते हैं। दोनों बहुएं एक एक बेटी को जन्म देती हैं। 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से वापस आ जाती हैं।
गुंजन बहू, बेबी कैसा है? बिल्कुल ठीक है माँ जी, अभी नैनी उसे नहला रही है। मैंने उसे सारा सामान दे दिया और हर बात समझा दी है कि दिन में कब कब उसका मसाज करना है, उसे दूध पिलाना है, उसके कपड़े कब कब बदलने हैं। वेरी गुड। ऐसे ही कभी कजरी उसकी आंखों में भर भर कर काजल लगा देती। ये क्या बहू, तूने इस बच्ची की आंखों के साथ साथ इसके माथे पर, कान के पीछे और पैर के नीचे हर जगह काला टीका लगा दिया। सासू माई, इससे बच्चों को नजर नहीं लगत है। कजरी हर रोज ऐसी बच्ची की आंखों में भर भर कर काजल लगा देती, जिससे अक्सर उसकी आंखें लाल रहती, लेकिन फिर भी वो अपनी गवार हरकतों को नहीं छोड़ती। मेरी मुन्नी अब दूध के साथ साथ रोटी भी खाएगी। ले मुन्नी, रोटी खा। ये क्या कर रही है तू छोटी बहू? अभी वो 2 महीने की है, अभी से तू उसे रोटी खिला रही है। सासू माई, आप भी ना कुछ नहीं समझते। अरे मुन्नी, जितना जल्दी रोटी खाना शुरू करेगी उतनी ही जल्दी वो बड़ी होगी। अब कजरी इसी तरह अपने बच्चे के साथ कुछ न कुछ गवार हरकतें करती रहती। फिर एक रोज उसकी बच्ची का पेट काफी फूल जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। कजरी घबरा जाती है। फिर गुंजन जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। जब तुम लोगों को बच्चा पालना नहीं आता तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? अरे 6 महीने से पहले तक बच्चे को सिर्फ दूध ही दिया जाता है। रोटी देने की वजह से ठोस चीज पेट में जाने के कारण इसकी पाचन क्रिया खराब हो गई है, जिस कारण इसे यह तकलीफ हुई है। अगर आप लोग समय पर नहीं बुलाते तो ये बच्ची तो 3 दिन में ही मर जाती। सुन लिया तूने कजरी बहू, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अरे गांव से होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी गवार हरकतें बच्चे पर थोपना गलत है। हर चीज देसी तरीके से हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी मॉडर्न तरीके से की गई चीज भी जरूरी होती है। हमें माफ कर दीजिए सासू माई, जेठानी जी, अब से हम अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ ही दिनों में गुंजन उसे शहरी रंग में ढाल देती है। अब वो अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। मुंबई शहर में राजरानी अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। राजरानी का सबसे बड़ा बेटा धीरज एक बैंक में सरकारी कर्मचारी था, जबकि मंझला बेटा पुनीत और सबसे छोटा बेटा आरव बेरोजगार थे। राजरानी का परिवार शहर के नामी परिवारों में आता था। धीरज की शादी शहर की ही एक मॉडर्न लड़की एकता से हुई थी, जबकि पुनीत और आरव अभी कंवारे थे। सासू माँ, आज मेरी फ्रेंड्स घर पर किटी पार्टी के लिए आ रही हैं, तो मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। अब क्या मुझे पार्टी करने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी होगी माँ जी? ओहो, अच्छा ठीक है, तू जा, घर का काम मैं देख लूंगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे दोनों देवरों की शादी आप करवा दीजिए। आखिर मैं भी कब तक अकेली इस घर की जिम्मेदारियों को उठाती रहूंगी? उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू, शादी तो उन नालायकों की मैं करवा दूं, पर उन दोनों निकम्मों से शादी आखिर करेगा कौन? शहर की कोई लड़की तो उन निकम्मों से शादी करने से रही, तो माँ जी फिर गांव की कोई लड़कियां ले आइए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो ऐसा ना हो कि दोनों देवरों की उम्र ढल जाए और गांव की लड़की भी ना मिले फिर उन्हें। तुम सही कह रही हो बहू, अब भले ही मुझे गांव की लड़कियों को ही बहू क्यों न बनाना पड़े, लेकिन अब मैं उन दोनों की शादी करके ही रहूंगी। अगले दिन ही राजरानी अपने पंडित को बुलाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों में पंडित एक ही गांव की 2 लड़कियों रेशमा और कोमल का रिश्ता लेकर आता है। दोनों ही लड़कियां दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उनकी फोटो देखकर राजरानी झट से शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर 2 महीने के अंदर ही उन दोनों को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। राजरानी उनकी आरती उतारते हुए कहती है, हमारे घर में दोनों नई बहुओं का स्वागत है। अब अपने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बहू रानी। आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। अरे मोरी मैया, ये तो कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा तो अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं है। क्यों री कोमल, सही कहा ना हमने? 100% सच कहा दीदी, हमको तो ऐसा लागत है जैसे मैं खुली आंखों से कौनो सपना देख रही हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर एकता और राजरानी खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई ये गांव की बहुएं आगे क्या क्या कारनामे दिखाएंगी। अरे मोरी मैया, ये अलमारी यहाँ रखी हुई है, हम तो सारे घर में इसे ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं ये जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सब्जियां और फल काहे रखे हैं। रेशमा जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं। लेकिन मंझली बहू, ये अलमारी नहीं फ्रिज है। फ्रिज वो का बीमारी है।
बहू, इसमें कपड़े नहीं बल्कि फल, सब्जियां, दूध और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। अरे मोरी मैया, तभी ने तो हम कहे कि ये ठंडी और लाइट वाली अलमारी तो हम पहली बार देखे हैं। उधर कोमल अपने हाथ में फूलों की माला लेकर इंग्लिश टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी एकता उसके पास आती है और कहती है, अरे कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको दिखता ना है का जेठानी जी, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? भला टॉयलेट को कोई हार पहनाकर उसको प्रणाम करता है क्या? आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। हमको तो संडास के लिए रात में भी जंगल जाना पड़ता था। हमरे लिए तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है जेठानी जी। तुम सचमुच में गांव की गवार हो। हाय मोरी मैया, इन सामानों में तो कितनी धूल मिट्टी जमा है। लागत है सासू माँ और जेठानी जी इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती हैं। हमारी जेठानी को तो खुद की पुताई करने से ही फुर्सत कहाँ है जो इन सब पर ध्यान दे। अब हम इसको ऐसा चमकाएंगी कि सबकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। हाँ। इतना कहकर रेशमा वो सारा सामान उठाकर बाथरूम में ले जाती है और वॉशिंग मशीन में पानी डालकर धोने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर जोर की आवाज आने लगती है। हाय मोरी मैया, लागत है भूकंप आने वाला है। हमको जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ये घर हमरे ऊपर ही ना गिर जाए। रेशमा जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी मशीन की आवाज सुनकर राजरानी वहाँ आती है। ये मशीन इतनी जोर से आवाज क्यों कर रही है? राजरानी भागकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है इस घर में? फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैपटॉप धुल रहा है, टॉयलेट को माला पहनाई जा रही है। ओफो, पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का। राजरानी रेशमा को आवाज लगाती है और कहती है, रेशमा बहू। जी सासू माँ, हम यहाँ छुपे हैं इस टेबल के नीचे। लेकिन तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? सासू माँ, भूकंप आए वाला है, आप भी हमरे साथ छुप जाओ, नहीं तो ये भूकंप कहीं आपको भी ना ले डूबे। कोई भूकंप नहीं आ रहा है, जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ। क्या हुआ? भूकंप चला गया क्या? तभी वहाँ एकता और कोमल भी आ जाती हैं और राजरानी उनको सारी बात बताती है। अरे तुम दोनों गवार हो क्या? तुम दोनों की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये गवार हमारे पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था घर में 2 बहू और आ जाएंगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता कि गांव की गवार से अपनी बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। अपनी सास और जेठानी के ताने सुनकर कोमल और रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल रोते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम दोनों गांव से आई है। हमरे पूरे गांव में कौनों के घर ही सब सामान नहीं है, इसे हमको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, हमको माफ कर दीजिए। जेठानी जी, सासू माँ, हम गांव से आई है तो शहर के तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा समय तो लगेगा ना, अनजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है ना, उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है। अगर आप हमें शहर के तौर तरीके सिखा देंगी तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर एकता और राजरानी को उन पर दया आ जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से तुम्हारी ये बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शहर के सभी तौर तरीके सिखाएगी। हम ही पागल थे जो बिना तुम्हें कुछ समझाए ही तुम पर चिल्लाते रहे। अब से हम मिलकर तुम दोनों को शहर के सभी तौर तरीके समझाएंगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम में काफी बदलाव आ जाता है और वो दोनों जल्द ही सही सलीके से काम करना सीख जाती हैं।